चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस को पालतू बनाया, किस पशु को पालतू बनाया? थोड़ा ब्राइटनेस तेज करेंगे। हाँ सही है। किसको पालतू बनाया? तो बैल को, कुत्ता को, गाय को या हाथी को? तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हिस्ट्री में आप कुछ क्लासेस आप लोगों को दी थी, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि आदि मानव जो है सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो कुत्ता ऐसा जो पशु है जिसे सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। ये कैसे हम लोग जाने? तो जैसे हमें नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहीं यही दफनाए हुए कंकाल जो मिले हैं, उनके साथ कुत्ते का भी स्ट्रक्चर हमें मिला है, कुत्ते की भी हड्डियां मिली हैं, जिससे हमें ये पता लगाया कि कुत्ता का प्रयोग लोग सर्वप्रथम किया करते थे। उसे पालतू सबसे प्रथम किसको बनाया? तो कुत्तों को बनाया। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? निम्न पाषाण में, मध्य पाषाण में, उच्च पूरा पाषाण में या ताम्र पाषाण में? तो आपको बताना है होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ? होमोसेपियंस, तो मानव को पहले होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। और ये इसका उद्भव किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाणिक काल में, उच्च पूरा पाषाणिक काल में उद्भव हुआ। फोर्थ क्वेश्चन चलेंगे, ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट अपने क्वेश्चन को देखेंगे। आपका बस रिवीजन मात्र होना चाहिए। अभी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रिवीजन मात्र होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आ गया है, बहुत समीप आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? एकदम इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या कांस्य काल में? तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? तो मानव ने आग का प्रयोग किया बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि नव पाषाण काल में आग का प्रयोग कर मानव सीख जाते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग किया? सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता था। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो था तांबा। तांबा ऐसा धातु था जिसे सबसे पहले मानव ने यूज किया, इसीलिए हड़प्पा काल को ताम्र पाषाणी काल भी कहते हैं ना, ताम्र युग भी कहते हैं। तो तांबे का प्रयोग किया। और लोहा ऐसा वस्तु था जिसका प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा वासी, यानी कि प्राचीन काल के लोग लोहे का प्रयोग को नहीं जानते थे। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, जौ, गेहूं या सभी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल थी, गेहूं था या जौ या ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी। तो सिक्स का जो क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? तो मानव सर्वप्रथम इन फसलों में से गेहूं का प्रयोग सर्वप्रथम किया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन में चलेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो देखिए बच्चों, पहले जो मानव थे, यानी कि सबसे प्राचीन काल में मानव मांस खाया करते थे। पहले कच्चे मांस खाया करते थे, जब आग का प्रयोग नहीं हो जाने। लेकिन जब वो आग का प्रयोग नव पाषाण काल में जब आग का प्रयोग जान गए, तो जो मांस था उन्हें वो पका के खाने लगे। उस समय वो खाद्य पदार्थ यानी कि अनाज से अनभिज्ञ थे। अनाज का उत्पादन करना और उसका उपभोग करना वो नहीं जानते थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मानव अनाज का उपभोक्ता एवं उत्पादन करता कब बना? तो वो बना नव पाषाण काल में ही। आग का प्रयोग भी नव पाषाण काल में सीखा और खाद्य पदार्थों का उपयोग करना भी नव पाषाण काल में इसने शुरू किया। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पुरातत्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव या बी.बी. लाल? तो देखिए हड़प्पा का जो उत्खनन संबंधित है वो है दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के लिए आर.डी. बनर्जी। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम नॉर्मल सा सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं। हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस अभ्यास में। इन सारे क्वेश्चन को आप इजी समझ के छोड़ मत दीजिएगा, इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बीएड के एंट्रेंस में, क्योंकि आगे आप टीचर बनेंगे तब प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर बनेंगे, तो प्रोफेसर के लिए तो हो नहीं रहा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े पेचीदा लेवल ऊंचा लेके चलते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के जब स्थलों का खुदाई हो रही थी बच्चों,
वहां से एक नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ से मिली है, हड़प्पा में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो 9 का ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिली है। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ आप बता देंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब बचा कालीबंगा, हड़प्पा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पूरा पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा का कुछ पार्ट भारत में ही है, कुछ ज्यादा पार्ट पाकिस्तान में है, और चन्हुदड़ो जो है ये राजस्थान में है, और कालीबंगा गुजरात में है शायद, मुझे जहां तक की याद है कालीबंगा गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए, या फिर दोनों, नहीं, चन्हुदड़ो और कालीबंगा दोनों राजस्थान में है। इसका ऑप्शन हमारा आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर का ऑप्शन हो जाएगा डी, और चन्हुदड़ो और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, हम कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति की मुहर कहाँ से मिली है। पशुपति की मूर्ति की मुहर कहाँ से मिली है। हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से। तो रंगपुर और लोथल ये दोनों स्थल कहाँ है, तो ये दोनों गुजरात में है बच्चों, गुजरात में ये दोनों हैं। याद रखिएगा, कभी स्थल भी पूछने के लिए आ जाते हैं। तो रंगपुर और लोथल गुजरात में है। और लोथल क्या था, तो लोथल प्राचीन काल में बंदरगाह था, जहां से एक यहाँ के सामान विदेशों में भी भेजे जाते थे और विदेशों से सामान मंगवाया जाता है। वो पोर्ट था प्राचीन काल का। तो पूछ रहा है कि पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। तो 10th का ऑप्शन सी, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिली है। अब चलिए 11th नंबर क्वेश्चन में 11वीं क्वेश्चन क्या कहता है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों, तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है पोर्ट या बंदरगाह। तो अभी मैंने बताया कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात का है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और धौलावीरा राजस्थान, रंगपुर गुजरात। ठीक है, धौलावीरा भी गुजरात, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 12वीं क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अष्टानागार कहाँ से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें आप देखे थे, अब मैं आपको बताई थी कि सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम आपसे पूछा जाए, सबसे विशालतम इमारत पूछी जाए, तो वो अन्नागार या अनाज गृह ऐसा कुछ करके आते हैं, धान्यगार आ सकता है। लेकिन सबसे विशाल अष्टानागार आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बताइए। हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, मोहनजोदड़ो से, या सुरकोतडे गंडूर से। तो सुरकोतडे गंडूर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल से वहां प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ जाता है, और राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, तो 12 का आंसर बताइए। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, यहाँ भी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम चीजें, जैसे नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। पशुपति की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो ये सब चीज याद रखेंगे। एक मोहनजोदड़ो से 4 फैक्ट्स आपको याद रखना है। पुरातत्वविता ने सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि बताई है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। जब हड़प्पा स्पेशल मेरी क्लासेस आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए हिस्ट्री के। तो हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कम से कम 2 पार्ट में मैं करके पूरी क्वेश्चन बता दी हूँ। सारे क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, लेकिन फिर भी ये नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं बीएड के लिए, तो मैं आपको फिर से करा दी हूँ। पुरातत्वविता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500 से 1800, 2500 से 1750, 2900 से 1700, 2400 से 1800। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 2500 से 1750 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 2500 से 1750 ईस्वी तक सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि बताई गई है। अब 14 क्वेश्चन देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना, तो मूर्ति की पूजा स्टार्ट मानी जाती है सिंधु सभ्यता से। 15 क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक जो आर्य होते थे किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, या माता की। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्य जो होते थे प्रकृति प्रेमी होते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और क्या खाते थे, तो दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई उत्पादों को आर्य सेवन करते थे। 16 का देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, सप्त सिंधु प्रदेश,
गंगैप घाटी, गंडक के तट पर, उपरोक्त सभी। तो 16 का ऑप्शन ए यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर्य सबसे पहले कहाँ मिले? तो सप्त सिंधु प्रदेश में मिले। अब 17 क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस या सप्त सिंधु प्रदेश? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। उनका मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर, एशिया माइनर उनका मूल निवास था। 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सोम का, अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोम का वर्णन किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ है? वर्ण यानी कि जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जाति व्यवस्था कहाँ से मिला है? ऋग्वैदिक काल से जाति व्यवस्था आ रही है। और गायत्री मंत्र किस वेद में मिला है? तो 18 का क्वेश्चन ए यानी कि ऋग्वेद बिल्कुल राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। अब देखिए, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से मिली गई है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? छंदोक्य उपनिषद से, मांडोक्य उपनिषद से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से। तो 19 का ऑप्शन बी यानी कि मुंडको उपनिषद से बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 30 क्वेश्चन तक आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जिनमें निम्न में से किस को एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन बताया आपको। क्वेश्चन समझाने क्रम में मैं आगे क्वेश्चन नहीं देखी कि वही है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताई कि ऋग्वेद में सोम का 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम का वर्णन है। 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरे क्वेश्चन को समझाने क्रम में ही बता दी है और वही क्वेश्चन आपको आगे मिल गया। तो जो क्वेश्चन के साथ जो बातें मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ किसी क्वेश्चन में, तो उसे भी नोट करते जाएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, तभी मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो कोई बताने का कोई मतलब ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं क्यों बताऊंगी? एग्जाम का समय जो एकदम इम्पोर्टेंट है, टारगेट अपना करना है BHU BEd को। जिनका यूपी BEd का एग्जाम अच्छे से नहीं किया है वो फॉर्म BHU BEd का भी भरे हैं, तो नेक्स्ट टारगेट अपना BHU को बनाएंगे टारगेटेड करने की। तो थोड़ी सर्दी से मेरी तबीयत खराब है बच्चों। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? वरुण को, प्रजापति, विष्णु या महेश? तो प्रजापति को होगा बच्चों। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को प्रजापति के नाम से वर्णन किया गया है। इंद्र का वर्णन प्रजापति के नाम से किया गया है। तो 23 क्वेश्चन देखिए, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो बताइए किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? 23 का आंसर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद को गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। सोमवेद में गायन का वर्णन है और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना संबंधित बातों को बताया गया है अथर्ववेद में। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, घनानंद ने, उदयन ने? तो 24 का आंसर बताएंगे। ये सब कौन है आपको पता चल रहा है किसी नाम से? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा है, अजातशत्रु भी हर्यक वंश का है, उदयन भी हर्यक वंश का है, और घनानंद जो है नंद वंश का शासक है, अंतिम शासक है धनानंद। ठीक है, तो बताना है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। उदयन जो था पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। अब देखिए हर्यक वंश को बच्चों में एक और बात बता दी कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है हर्यक वंश को, क्योंकि इस वंश में जितने भी राजा बने अपने पिता की मृत्यु करके, पिता की हत्या करके वो राजगद्दी को प्राप्त की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो पितृहंता वंश कहा जाता है। अब 25 क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो कुणिक के नाम से किसे जाना जाता था बच्चों? तो 25 में अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु का नाम एक दूसरा नाम कुणिक भी था। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। इसने भी अपने पिता की मृत्यु करके, मार के और गद्दी प्राप्त किया था।
सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? महानंद महापद्मनंद का, धनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का या पोरस का? तो सिकंदर जिस समय आया था बच्चों हमला करने, तो उस समय शासक कौन था? तो 26 का बी यानी कि घनानंद था। 26 का बी यानी कि घनानंद था। और आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रे स्पीसीज का युद्ध किन के मध्य में हुआ? तो सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर और पोरस के मध्य में जो युद्ध हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रे स्पीसीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और विजयी कौन हुआ? तो सिकंदर विजयी हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन है। कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, अवंती। तो इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र राजधानी थी कालाशोक की। कालाशोक के समय में द्वितीय वैद्य संगति हुई थी, द्वितीय बुद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में, राजधानी पाटलिपुत्र। अब आप बताएंगे कि काला सबसे प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी किसके समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप अध्यक्ष था पहली बौद्ध संगति का। कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ रही हूँ कि दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? आप बताएंगे। तृतीय जो वैद्य संगति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ था, और उस समय मोगलपुत्र तीस जो था अध्यक्ष बना था। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क का काल में जम्मू कश्मीर में हुआ था, और उसका ये अध्यक्ष कौन था? तो नागार्जुन और एक और कबीर, सॉरी मैं अभी वो हरिसेन और नागार्जुन मुझे जहां तक याद है चौथे बौद्ध संगति में अध्यक्ष बने थे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका वर्क है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसे सर्व छत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद को, खारवेल को, शशांक को, सिकंदर को। 28 का आंसर आपको बताना है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो महापद्मनंद को। महापद्मनंद कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था। अब ये शशांक कौन था? तो बोधि वृक्ष जो था बच्चों जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस बोधि वृक्ष को कटवाने का काम किसने किया? शशांक ने किया। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो शशांक ने कटवाया। ठीक है, आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन और 30, यही आज 2 क्वेश्चन और करेंगे, आज क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन? तो 29 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, मकदूनिया का। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। शासक कहाँ का था? मकदूनिया का था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच में युद्ध का प्रसिद्ध विस्तीस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ? देखिए किस नदी के किनारे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कब लड़ा गया बताना है आपको। मैं अभी बताऊंगी इसका आंसर। कहाँ लड़ा गया? तो विस्तीस्ता यानी कि झेलम के तट पर लड़ा गया। विजयी कौन हुआ? तो सिकंदर हुआ। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रे स्पीसीज की युद्ध। और ये कब हुआ? तो 1326 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। 1326 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया, जिसे हाइड्रे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा आपको लगा क्लास, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई और इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये बेसिक आज का हमारा क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन का सेट है, कम से कम 2 या 3 और इसके वीडियो आएंगे। 100 या 150 क्वेश्चन आपको मैं कराने के लिए सोची हूँ। हिस्ट्री से बेसिक के क्वेश्चन जिसकी जानकारी सारे स्टूडेंट को होनी चाहिए एग्जाम देना चाहते हैं अगर तो आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों से एक और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम भी आपको लाइव पढ़ा सके, आपसे हम लाइव मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 884-85 सब्सक्राइबर हैं, तो उसे आप 1000 तक पहुंचाएंगे ताकि हम भी आपसे लाइव मिल सके। कुछ ऐसी बातें जो आपको हमसे पूछनी हो आप हमें डायरेक्ट पूछ सके, हम आपको बता सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।